आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय बोर्ड परीक्षा 2021 का मॉडल प्रश्न पत्र समझेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने इस मॉडल प्रश्न पत्र का ए सेक्शन और बी सेक्शन उनको समझा है और आज हम इसका जो सी सेक्शन है या स खंड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं वो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये सेक्शन सी जो है इसमें 4 प्रश्न आएंगे। बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 4 होगी और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी कि कुल 16 नंबर के होंगे। ठीक है। एक खास बात और है, इन प्रश्नों में प्रत्येक जो 4 प्रश्न है इनके प्रत्येक में एक एक अथवा में प्रश्न आपको मिलेगा। अथवा का मतलब कि उसमें आपको विकल्प दिया गया है कि इन दो में से कोई एक करना है। ठीक है। तो ये इस बार बहुत ही सरल कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। अपन सेक्शन ए की तो बात कर चुके हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हैं अवैध है और फिर एक एक लाइन के छोटे आंसर खालिस्तान भी हैं। सेक्शन बी में हमने पढ़ा था मिलान करने वाले। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न पढ़े थे। आज हम बात करेंगे सेक्शन सी की। जो इसका सेक्शन सी है जो कि 16 नंबर का है और इसमें 4 प्रश्न हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले इसका पहला प्रश्न, यानी कि वैसे तो 20 का प्रश्न है, इसकी अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसको दो भागों में बांट रखा है कि मधुमक्खी पालन और लाख कीट संवर्धन के ऊपर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी का मतलब ये है कि जैसे 2 नंबर का तो मधुमक्खी पालन है और 2 नंबर का ही ये लाख कीट पालन है। तो इस प्रकार से हमें 2 नंबर का मैटर का मतलब हमें कम से कम 8-10 लाइन में इसका मधुमक्खी पालन के बारे में लिखना है और 8-10 पंक्तियों में ही हमें लाख कीट के बारे में लिखना है, तब हम जाकर के 4 अंक हासिल कर पाएंगे। और अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये अपना 14 का पाठ है। ठीक है, पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए आपको मैं दिखा दूं, ये रहा मधुमक्खी पालन 14 के पाठ में। ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कि इसके जैसे हर प्रश्न के अथवा मिलेगा, इसके अथवा में है कि ये दोनों तो आपको साथ में करने करने हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप इनमें से कोई आपको क्वेश्चन ठीक प्रकार से याद नहीं है या आपको नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नीचे वाले इन दो को कर सकते हो, लेकिन करने दोनों साथ ही है। जैसे मधुमक्खी पालन के साथ में लाख कीट ही करना है, आपको लाख कीट संवर्धन करना है। अगर ऊपर वाला आपको नहीं आता है तो इनको छोड़ना ही है। नीचे वाला फिर आपको रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग ये साथ में करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक तो कर दो मधुमक्खी पालन ऊपर वाला, एक कर दो रेशम कीट वाला, फिर आपको 0 नंबर मिलेगा, कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ अथवा में है, इसका मतलब ये दोनों तो साथ में है और ये दोनों साथ में है। ये भी 2 नंबर का है रेशम कीट पालन, ये भी 2 नंबर का है। इस प्रकार से 4 नंबर का प्रश्न ये है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। ये आपको फिक्स है, ये 20 का प्रश्न आपको इसे मिलेगा। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है मधुमक्खी पालन की जगह यहाँ मछली पालन हो सकता है या कुक्कुट पालन हो सकता है, वो आपको अलग चीज है, वो हो सकता है। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, मधुमक्खी, लाख, रेशम और डेयरी वाला, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपका जो मॉडल पेपर दिया गया है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझिएगा। अब हम साथ बात करेंगे इनका आंसर, उत्तर कहाँ है, और थोड़ा हमें उस उत्तर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे भी कि हमको क्या क्या लिखना है बोर्ड परीक्षा में, उसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग पाठों की वीडियो हम अलग से बना रहे हैं। बहुत से पाठों के तो वीडियो हमने बना दिए हैं, कुछ एक दो पाठ तो बच गए हैं, उनके वीडियो आगे आ जाएंगे। और हम यहाँ बात करते हैं पहले मधुमक्खी पालन की। देखिए मधुमक्खी पालन के लिए अपन को ये पाठ जो है, ये 14 का पाठ है मधुमक्खी पालन। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, एपीकल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियां जो है आपने सबने शहद खाया भी होगा। मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, अपना छाता बनाती हैं, छाते में शहद। ठीक है, और उसे शहद के साथ में मोम भी प्राप्त होता है। तो वो तो मधुमक्खियां अपने आप घूमते फिरते शहद बनाती है, परंतु आजकल मधुमक्खियों को पाला जाता है। उनको एक बॉक्स के अंदर उनके अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, वहां उनको पालते हैं और शहद प्राप्त करते हैं। तो वो कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है और उसे ही अंग्रेजी में एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है।
अब देखिए मधुमक्खी पालनों में मधुमक्खी पादपों में परागण की क्रिया को अत्यधिक महत्वपूर्ण कीट है। मधुमक्खी क्या होता है, एक प्रकार का कीट है। और परागण की क्रिया, परागण क्या होता है, पौधे में जो फूल है, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ डायग्राम, फूल का पुष्प का, जैसे ये पुष्प का स्त्रीकस वाला भाग हो गया, ये पुंकेसर वाले भाग हो गए। जब इस पुंकेसर में परागकण बनते हैं और ये परागकण एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर इस तरीके से जाके गिरते हैं, ठीक है, तो वो पर परागण कहलाता है। और जब इसी के परागकण इसी फूल के इस तरीके से पे गिरेंगे यहाँ, तो ये स्वपरागण कहलाएगा। तो परागण की क्रिया को आप समझ गए होंगे कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होना, ये परागकोश है और ये छोटे छोटे कण परागकण है, से मुक्त होकर इस तरीके से की वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। अब देखो परागण होने से क्या होता है, अगर फूलों में परागण ज्यादा होगा तो फल ज्यादा बनेंगे, क्योंकि परागण की क्रिया से ही निषेचन की क्रिया संपन्न होगी बाद में, और निषेचन के होने से ही क्या होता है, फल बनता है या बीज बनता है। तो जो भी अपने फसलें हैं, किसान ये चाहता है कि फसल के अंदर ज्यादा उत्पादन हो। जैसे गेहूं की फसल है तो वो चाहता है कि गेहूं के बीज ज्यादा हो, जो गेहूं के दाने होते हैं वो बीज ही तो है, ठीक है। तो वहां पर उस किसान को क्या फायदा होगा, अगर मधुमक्खी पालन वहां कर रखा है, खेत में होता है, तो वहां परागण की क्रिया ज्यादा होगी, क्योंकि मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जो पराग या मकरंद को एकत्रित करती हैं, ठीक है, मकरंद यानी कि फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं, तो उनके पंखों से या पैरों से परागकण चिपक जाते हैं, जो दूसरे फूल तक जाती हैं, तो वो परागकण दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से परागण की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है मधुमक्खियों का। इसलिए क्या होता है, इससे मनुष्य को दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ यानी दो लाभ है, एक तो शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, साथ में ही फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। मधुमक्खी के पालन से परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। आप समझ गए होंगे, फसल की पैदावार यानी कि ज्यादा उत्पादन होता है, अनाज का उत्पादन ज्यादा होता है। और मधुमक्खी से प्राप्त शहद का उपयोग मनुष्य हजारों वर्षों से करता आ रहा है। ये उच्च ऊर्जा युक्त, यानी कि शहद खाने से हमको ऊर्जा मिलती है। शहद में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। उसके साथ साथ ये औषधि रूप में भी उपयोग लिया जाता है, यानी कि शहद का उपयोग औषधियों के अंदर भी, दवाई बनाने में किया जाता है। और शुद्ध शहद लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है, यानी कि शहद खराब नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक यानी कि रक्षा करने के लिए, खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इसको काम में लिया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से मधुमक्खी का छाता दिखा रखा है, उसमें मधुमक्खियां दिखा रखी हैं। एक चीज और आपको बता दूं मैं, मधुमक्खी के छाते में 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक मक्खी होती है रानी मक्खी, छाते में एक ही होती है रानी मक्खी। कुछ मक्खियां होती हैं नर, और कुछ मक्खियां होती हैं श्रमिक, ठीक है। तो ये श्रम विभाजन, इसे अपन श्रम विभाजन भी कहते हैं। इस पाठ के अंत में एक प्रश्न भी दिया गया है कि मधुमक्खियों के श्रम विभाजन को समझाइए, या छाते में मधुमक्खियां कितने प्रकार की होती है। श्रम का मतलब काम, काम करने के आधार पर। रानी मक्खी का काम है सिर्फ अंडे पैदा करना, ठीक है। और उसके साथ साथ रानी मक्खी जो है वो छाते पर नियंत्रण भी करती है, छाते को कंट्रोल करती है। श्रमिक मक्खियां जो होती हैं वो फूलों से मकरंद लाती हैं, ठीक है, और शहद बनाती हैं। जो रानी मक्खी के अंडों से जो शिशु निकलते हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा या देखभाल करने का काम करती हैं। और नर मक्खियां जो है वो रानी जो मधुमक्खी है उसको निषेचित करने का काम करते हैं, उन्हें, जिन्हें अपन ड्रोन भी कहते हैं, ठीक है। नर मधुमक्खी को क्या कहते हैं, ड्रोन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से छाते में श्रम विभाजन के आधार पर 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, उनके तीनों के काम अलग अलग हैं, श्रम अलग अलग है, तो ये श्रम विभाजन कहलाता है। यहाँ एक मधुमक्खी पालन में आपको दिखा रखा है, देखो नीचे कोई बॉक्स होता है, यहाँ पर इस प्रकार से एक बॉक्स है, उसके अंदर ये प्लेटें इस प्रकार से लगी होती हैं, ठीक है। तो एक प्लेट आपको दिखाई दे रही है, इस प्लेट में मधुमक्खियां चिपकी होती हैं, छाता है एक प्रकार से, ठीक है, इसमें चेम्बर बने होते हैं। प्राचीन समय से ही प्रकृति में मिलने वाले मधुमक्खी के छत्तों से शहद व मधुमोम, ठीक है, इसके साथ में क्या प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है, किया जाता है। वर्तमान समय में कृत्रिम छातों के रूप में मधुमक्खियां पालकर शहद प्राप्त किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे अपना मधुमक्खी पालन के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। आप श्रम विभाजन वाली बात भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है अपना लाख कीट। तो लाख, लाख आप जानते हैं, लाख से चूड़ियां बनती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कई प्रकार के बर्तन वगैरह भी लाख से बनते हैं, सजावटी बर्तन जो होते हैं, वरना तो लाख को अपन गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये लाख जो है लाख का एक कीट होता है, जिस प्रकार से मधुमक्खी होता है वैसे ये लाख का एक कीट होता है, छोटा होता है आकार में। तो उसको किस प्रकार से पाला जाता है, किस प्रकार से उसका संवर्धन किया जाता है, तो उसके बारे में ये प्रश्न है। तो अपन ले चलते हैं आपको यहाँ पर लाख कीट के ऊपर, ये रहा अपना लाख कीट, ठीक है, किताब में मिल गया होगा आपको लाख कीट के बारे में। तो लाख कीटों को लक्स ग्रंथियों द्वारा स्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को लाख कहते हैं। यानी कि जो लाख के कीट होते हैं उसके अंदर एक ग्रंथियां होती हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसको अपन लक्स ग्रंथियां कहते हैं, जो कि
क्या करती हैं, लाख का स्त्रावण करती हैं, और लाख होता है रेजिन युक्त पदार्थ होता है, ठीक है, यानी कि उनका उत्सर्जी पदार्थ है, और जो कि रालदार पदार्थ होता है ये लाख कहलाता है। लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों को पालने को लाख संवर्धन कहते हैं। लाख के कीटों को पाला जाता है पौधों के ऊपर, और विश्व में लाख के कुल उत्पादन का 80% भाग जो है वो उत्पादन होता है, यानी कि पूरे विश्व का 80% भाग अकेले भारत में ही लाख का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि लाख जो कीट है उसका वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लेका। ये हमें इनके वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखने हैं। ये आकार में छोटे आकार के रेंगने वाले सल्क के कीट हैं, यानी कि इनके ऊपर सल्क पाई जाती हैं, जो स्वयं द्वारा स्त्रावित लाख से बने आवरण के अंदर बंद रहते हैं। यानी कि लाख का कीट क्या करता है, एक खुद ही लाख का स्त्रावण करता है और अपने चारों तरफ लपेट लेता है, और उसके अंदर बंद आवरण में ये रहता है। ये आवरण इसे सुरक्षित रखता है, यानी कि इसे सुरक्षा का काम करता है। ये आवरण, लाख का जो आवरण है वो इसकी सुरक्षा करता है। अब लाख के कीट नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर लाख कीट जो है वो मादाशी आकार में छोटे होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्फ अवस्था में ही लाख का उत्पादन करते हैं। देखो, निम्फ अवस्था जिस प्रकार से अंडे देते हैं, अंडों से फिर ये अवस्था अलग अलग आती हैं, तो लाख के कीट में एक अवस्था आती है, उसका नाम है निम्फावस्था। ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, लाख का उत्पादन करते हैं। आगे लिखा है, मादा कीट आकार में बड़ी होती है और अधिक लाख उत्पादन करती है। आकार में बड़ी होती है और ज्यादा लाख बनाती है। ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर, मुलायम शाखाएं किसकी, पौधों की शाखाओं की बात कर रहे हैं, रस चूसना प्रारंभ करती हैं तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना प्रारंभ कर देते हैं। देश में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसलें, 4 फसलों में क्या है, यानी कि एक साल में इसकी 4 प्रजातियां प्राप्त कर ली जाती हैं, 4 वंश इनकी कीटों के प्राप्त होते हैं। भारत में लाख का उत्पादन का 50% भाग रंगीनी फसलों से प्राप्त होता है। रंगीनी यानी कि जो फसल है, जिसका नाम रंगीनी है। अ, इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग फूलों वाले जो पौधे हैं रंग बिरंगे, उनसे। लाख उत्पादन के लिए निम्न 2 विधियां प्रचलित हैं। देखो, 2 विधि हैं, एक तो पुरानी विधि जो कि आदिवासियों द्वारा की जाती है, और एक आधुनिक विधि। पुरानी विधि में तो क्या होता है, देखिए आप यहाँ समझ लीजिए केवल, क्योंकि अलग से मैं इसके चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, और यहाँ अगर एक एक प्रश्न को अपन समझेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। पुरानी विधि का मतलब क्या है, जो पुराने समय से चलती आ रही है। और आदिवासी क्या करते हैं कि वो जो लाख के पौधे, जो जिनके ऊपर लाख के कीट होते हैं, उन पौधों को ही काट करके और ये लाख के कीटों को अलग करते हैं। तो उससे क्या होगा, उनका वंश खत्म हो जाता है, लाख के कीट नष्ट हो जाते हैं, अगली पीढ़ी से वो लाख प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आधुनिक जो विधि है उसके अंदर क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं इसको, और इसमें पूरे पौधों को एक साथ काटा नहीं जाता है, उनको अलग अलग बारी बारी से लाख के कीटों को पृथक किया जाता है, कुछ शाखाओं को काट कर। और एक इसमें खास बात जो है वो है ये कि लाख जो अनुसंधान है वो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची, ठीक है, बिहार में क्या आता है, यानी कि इसका एक अनुसंधान केंद्र है जो कि रांची बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। और इसी प्रकार से फिर अगला क्वेश्चन जो है वो रेशम कीट पालन, ठीक है, ये भी इसी पाठ का प्रश्न है, रेशम कीट पालन। अथवा में हम अथवा के प्रश्न को भी देखते हैं। चलिए, ये रहा, देखो जो खास बातें हैं वो आपको बता दूंगा मैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहते हैं। एक नंबर का छोटा प्रश्न बन जाता है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन को। देखो, रेशम का कीट होता है, यहाँ आपको मैं दिखा दूं चित्र में, आगे किताब में मिल जाएगा। ये रहा रेशम का कीट, ठीक है, ये रेशम का कीट है, ये दूसरा रेशम का कीट है, ये रेशम का कीट है, ये रेशम के कीट होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो समझते हैं वास्तव में क्या होता है कि रेशम जो कीट है, उसका नाम तो है, वो है बॉम्बिक्स मोराई। क्या नाम है, बॉम्बिक्स मोराई। यानी रेशम का धागा प्राप्त होता है इस रेशम कीट से। ये रेशम को अपन अंग्रेजी में सिल्क भी कहते हैं, सिल्क के जो कपड़े बनते हैं ना, तो आपको तो नाम रखना ही है याद में। दूसरा आपको नाम याद रखना है कि रेशम कीट का पालन कौन से पौधे पे करते हैं, शहतूत के पौधों पे करते हैं, ठीक है। अब तीसरा आपको याद रखना है कि रेशम कीट वास्तव में देखो क्या होता है, मैं आपको यहाँ एक चित्र बना के समझाता हूँ। कि जैसे मान लीजिए ये रेशम का कीट मधुमक्खी की तरह होता है, ठीक है, या अपने जो तितली होती है, ठीक है, तितली की तरह होता है। समझने के लिए अपन डायग्राम बना रहे हैं एक, ठीक है, ऐसा होता है ये, ठीक है, ये लाख का कीट होता है। और ये क्या करता है, अपने शहतूत के पत्ते, जैसे शहतूत का पौधा है उसकी ये पत्ती है, उस पत्ती के ऊपर अपने अंडे देते हैं, ठीक है। इसने अंडे दे दिए, इस अंडों से एक अवस्था बनेगी, अगली अवस्था आएगी लार्वा अवस्था। कौन सी अवस्था आएगी, लार्वा अवस्था, ठीक है। और लार्वा अवस्था जो है इसे अपन कैटरपिलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटरपिलर, यानी कि ये जो अवस्था आपको दिख रही है ना किताब के अंदर,
जो चित्र बने हुए हैं, ये कीड़े से कीड़े से ना, ये लार्वा अवस्था, ये लार्वा अवस्था होती है इसकी, ये ठीक, ये कीट। और इसको अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं, लार्वा अवस्था को क्या कहते हैं, कैटरपिलर। अब ये क्या करेगा लार्वा अवस्था के अंदर, यहाँ इसके अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं इसके मुंह के पास में, यहाँ लार ग्रंथि से अपने चारों तरफ लार छोड़ेगा और अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेगा, ठीक है ना। तो लार्वा अवस्था से अगली अवस्था आ जाएगी इसकी प्यूपा अवस्था, उसे क्या कहेंगे, जैसे ये चारों तरफ लपेट लिया, ठीक है, और अंदर इसके ये कीट है, ठीक, अंदर ये कीट है और बाहर ये धागे से इसने अपने चारों तरफ लार को लपेट लिया। तो ये धागा हो जाता है, वैसे लार की तरह होता है लेकिन वायु के संपर्क में आते ही ये धागा बन जाता है। तो यहाँ पर इसे तो अपन कोकून कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकून। बाहर का जो आवरण है इसको कहते हैं कोकून, ठीक है, कोकून है। और अंदर जो कीट है इसको कहते हैं प्यूपा, क्या कहते हैं इसको, प्यूपा, ठीक है। तो ये प्यूपा अवस्था भी एक प्रकार से, और रेशम का धागा जो है वो कोकून से ही प्राप्त होता है, यानी कि बाहर जो वो आवरण है इसका, ये कोकून से इसको उधेड़ लेते हैं, लिपटा होता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, ये कीट जो है ये प्यूपा बाहर इसको काट करके बाहर आ जाता है, ऐसा होता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है एक प्रकार से। और यहाँ क्या करते हैं अपन, जब इसको प्राप्त करते हैं तो कोकून को, ठीक है, गर्म पानी में डाल देते हैं, जिसके कारण ये प्यूपा जो अंदर जो जीव है वो तो मर जाता है और रेशम का धागा उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने रेशम कीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की कि रेशम कीट, और एक चीज और, रेशम का जो एक कोकून है उससे लगभग 1 किलोमीटर लंबा, यानी कि 1000 मीटर से 1200 मीटर, इसका मतलब 1 किलोमीटर लंबा धागा प्राप्त होता है। और इसमें दो तीन बातें और हैं जो इसके प्रोटीन के बारे में है कि इसमें कितना कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, इसके भीतरी भाग में फाइब्रिन नाम का और बाहरी भाग में सेरिसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको सारी इसको इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है। फिर है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग का प्रश्न भी इसी पार्ट से है। डेयरी आप सभी समझते हैं, गाय भैंस जहाँ पालते हैं वो डेयरी उद्योग होता है। तो अपने पाठ्य पुस्तक में ये रहा, देखो डेयरी उद्योग, ठीक है ना, डेयरी इंडस्ट्री लिखा हुआ है। तो मनुष्य प्राचीन समय से ही पशुओं को पालता आ रहा है, और यहाँ डेयरी उद्योग में जो पाले जाने वाली जो 3 पशु हैं उसकी बात करेंगे अपन मुख्य रूप से। एक तो बात करेंगे भैंस की, तो आपको ये चीज लिखनी है कि भैंस की अच्छी नस्लें कौन कौन सी हैं, जाफराबादी, मुर्रा, ना, सुखी, बदावरी, मेहसाना। इसी प्रकार से गाय की अच्छी नस्लें हैं, कौन कौन सी हैं, गिर है, साहिवाल, सिंध, देवकी और हरियाणा है। इसी प्रकार से बकरी को भी पाला जाता है, ठीक है, डेयरी उद्योग में, जिसकी अच्छी नस्लें जो है वो कौन कौन सी हैं, सिरोही है, बारबरी है, कश्मीरी पश्मीना है, जमनापरी है। तो ये ऐसी किस्में आपको जरूर लिखनी है, इनको याद करना है अच्छे प्रकार से। और डेयरी उद्योग मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए क्या आता है, दूध के लिए किया जाता है। ये तो हुआ पहला प्रश्न, देखो काफी समय लग गया अपना पहले प्रश्न में ही। फिर दूसरा 21 का प्रश्न, जो प्रश्न है वो किन्हीं दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए, अथवा या तो ऊपर वाला प्रश्न कर दीजिए, नीचे वाला, किन्हीं दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। देखिए ये एक ही पार्ट के प्रश्न है दोनों, अथवा में ये या ये कर लीजिए, ये कीजिए, वो दो दो नंबर के हैं। तो किन्हीं दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, तो पहले अपन विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं उनके बारे में समझेंगे, क्योंकि विवर्तनिक शक्तियां पहले अपन समझेंगे, उसके बाद में 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक और बाह्य। तो चलिए अपन दोनों को ही इनको समझ लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं विवर्तनिक शक्तियों की, ठीक है। तो आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पर, देखो 15 के पार्ट में, ये 15 के पार्ट से क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। देखो वास्तव में क्या होता है, थोड़ा अपन पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, यानी कि धरातल पे या मिट्टी पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है, कितना, 70% तो जल है, तो और 30% स्थल भाग है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और स्थल भाग पे मैदान है, पहाड़ है, पठार, घाटियां, रेगिस्तान है ना, तो ये सारी चीजें हैं, बर्फ से ढके हुए स्थान भी हैं। और अब देखो ये क्या होता है, ये बता रहा है कि ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, कई सबूत मिले हैं, जिससे कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के जिस रूप में हम परिचित हैं, जैसे अपन देख रहे हैं पृथ्वी की सतह वर्तमान में, कहीं तो पहाड़ है, कहीं मैदान है ना, वो पहले ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे बना है, परिवर्तित हुआ है, सदा से वैसा नहीं रहा है। जहां आज हिमालय पर्वत देखते हैं, जहां पर आज हिमालय पर्वत है, वहां पहले किसी समय टेथिस नाम का एक समुद्र हुआ करता था, सागर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब आपको किसको, फिर ये पहाड़ कहाँ से आ गया, हिमालय पर्वत कैसे बन गया। यही तो अपन बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ताकत है, जो क्या करती हैं, इनको बदल देती हैं, आकार को, आकृति को, ठीक है। कहीं पहाड़ बन जाते हैं, कहीं समुद्र बन जाते हैं, चट्टाने जो है अंदर पृथ्वी की सतह के अंदर, उनमें बदलाव होने के कारण ऐसा होता है।
तो कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं। इन शक्तियों को ही विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। यानी कि पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए काम आने वाली शक्तियां ही विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं। और दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक और बाह्य। तो देखिए अपन ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और मैं यहाँ पर अपन दोनों की ही बात कर लेंगे। ये अपने पूछ रहा है, दो के बारे में पूछ रहा है। तो पहले अपन बात करेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक मतलब पृथ्वी के अंदर की शक्ति, ठीक है। और जैसा कि नाम से प्रकट है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, बाह्य शक्तियां, ठीक है, जो कि बाहर से पृथ्वी के धरातल को बदलती हैं, पृथ्वी के आकार को, ठीक है, उसको बदलती हैं, वो बाह्य कहलाएंगी। तो अपन बात करते हैं पहले आंतरिक। तो अपने प्रश्न ये था कि किन्हीं दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का वर्णन कीजिए और किन्हीं दो बाह्य का कीजिए। पहले अपन आंतरिक का वर्णन कर लेते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, कार्य करती हैं शक्तियां। और इसमें जो सबसे पहला जो आता है वो है अपना, दो की बात करने की बात कर रहा है, ज्वालामुखी की बात करते हैं अपन। ज्वालामुखी आपने खूब देखा भी होगा, नाम सुना होगा इस प्रकार से। ये रहा, देखो ज्वालामुखी की संरचना का चित्र। होता क्या है, वास्तव में पृथ्वी के अंदर जो है वो अत्यधिक गर्म मात्रा में जो लावा है, गर्म तरल पदार्थ है, उसे लावा कहते हैं, वो भरा होता है, ठीक है। और ये अचानक किसी चट्टान के खिसकने से या अचानक इसका विस्फोट होता है, ये बाहर निकल जाता है। और जब ये गर्म लावा बाहर निकलता है तो इसके साथ में बहुत सारी महत्वपूर्ण धातुएं, कुछ पदार्थ भी निकलते हैं, कुछ हानिकारक गैसें भी निकलती हैं और धुएं के रूप में, ठीक है, विषैले गैसें और पदार्थ भी निकलते हैं साथ में। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं सक्रिय होते हैं, कुछ ज्वालामुखी जो है वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, कुछ कभी कभी निष्क्रिय हो जाते हैं फिर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ सक्रिय होने के बाद में हमेशा के लिए निष्क्रिय भी हो जाते हैं। वो अलग अलग ज्वालामुखी का अलग अलग प्रकार है। जब आप इसके बारे में अंदर अंदर इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको ज्वालामुखी वाला पूरा पोर्शन याद करना है, पूरा प्रश्न इसको पढ़ना है। दूसरी आंतरिक शक्ति अपन समझेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप नाम से अपरिचित हो, भू मानी मिट्टी और कंप मानी कंपन, कंपन यानी कि वाइब्रेशन होना, है ना, मोबाइल का वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है ना, वैसे ही भूमि के अंदर भी कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये भी एक आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है। और होता क्या है, वास्तव में पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों के खिसकने से भूकंप आता है और धरातल में ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चट्टान, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये कोई एक चट्टान है और यहाँ पर दूसरी चट्टान है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है ये चट्टान एक ही थी लेकिन ये टूट गई यहाँ से, तो दो चट्टानें बन गई। तो वास्तव में क्या होगा, इन चट्टानों के बीच के अंदर ये दाब लगेगा और ये चट्टान ऊपर की ओर यहाँ दाब डालती है। तो यहाँ की जो भूमि है, पहले समतल थी ऐसे ये, ठीक है, परंतु ये चट्टान ऊपर की तरफ दाब लगाती है तो यहाँ इसकी मिट्टी जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो यहाँ जो बिल्डिंग इमारतें वगैरह हैं वो सारी तहस नहस हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और भूकंप आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भूकंप के बारे में पूरा बताया गया है। भूकंप को मापने के लिए भूकंप मापी, जिसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं अंग्रेजी में, से मापते हैं। और इसमें जो खास बात वो है कि 4 इकाई का जो भूकंप है, यानी कि 4 रिएक्टर, इसको रिएक्टर में मापते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 रिएक्टर का भूकंप जो है वो तो हल्का होता है, 5.5 प्रबल होता है। 6 से ऊपर का भूकंप विनाशकारी माना जाता है। विनाशकारी यानी कि उसके अंदर नुकसान ज्यादा होता है, इमारतें बिल्डिंग वगैरह गिर जाती हैं। और 7 से ऊपर का जो 7 रिएक्टर का जो होता है भूकंप, वो सर्वनाशी होता है, वहां सब कुछ नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। या पूरा इसको पढ़िएगा, अंदर जो लिखा है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अपन बात करते हैं इसी में, दूसरा अथवा में था बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। बाह्य यानी कि पृथ्वी के बाहर, जैसे यहाँ पर अपन बात करेंगे मुख्य रूप से पृथ्वी के बाहर विवर्तनिक शक्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं भाई। जैसे इसमें दो प्रकार की हैं। एक तो प्रथम प्रकार की बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो है वो अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियां। अपक्षय, अपक्षयण मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है। और दूसरे प्रकार की गति होती है, जो दूसरे प्रकार की जो शक्ति होती है वो गतिशील होती है, जैसे वायु की गति, ठीक है ना, पानी की गति, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह में, धरातल में बदलाव आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपक्षयण की शक्तियां से उदाहरण ये है कि जैसे पहाड़ों पे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो सर्दी गर्मी धूप में, ठीक है, बहुत ठंड में बर्फ जमने पर तो चट्टानें धीरे धीरे टूट जाती हैं, ठीक है। कभी फैलती हैं चट्टानें, गर्मी पाकर फिर सिकुड़ती हैं। तो इस प्रकार से चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होती हैं और उनका अपक्षयण होना शुरू होता है, यानी कि वो टूटने, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं, जिसके अंदर वनस्पति का भी बहुत रोल होता है, ठीक है, पशुओं का भी रोल होता है। तो इस कारण से वो नष्ट होते होते चट्टानों से मिट्टी बन जाती है और उससे मृदा का निर्माण होता है। तो ये भी अपक्षयण शक्तियां हैं। और इसी प्रकार से जो गतिशील जो है वो अपर्दन की शक्तियां होती हैं। अपर्दन यानी कि मिट्टी का कटाव को बोलते हैं अपर्दन, ठीक है, वैसे कटाव को बोलते हैं अपर्दन। तो अपर्दन वायु से भी हो सकता है, जल से भी हो सकता है, ठीक है। बर्फ जो है वो भी क्या करती है, अपर्दन का काम करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपर्दन की जो शक्तियां हैं उनको अपन समझ सकते हैं किसके लिए, बाह्य शक्तियों के लिए, ठीक है। जैसे बहती हवा का चित्र यहाँ दिखाया गया है कि इस प्रकार से
बदलाव आते हैं, बहता पानी जो है वो किस प्रकार से बदलाव लाता है। तो ये बाह्य और तन्य शक्तियों की बात होगी। तो हमने यहाँ पर पहले आंतरिक के बारे में और बाह्य के शक्तियों की व्याख्या बारे में पढ़ा। हमें इसमें ज्यादा नहीं, कम से कम 8-10 लाइनें लिखनी है। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर अपने पूरे हो जाएंगे। ये यानी कि दो पूरा, देखो दो आंतरिक शक्तियां, तो दोनों क्या है अपनी, दो दो नंबर की हैं। ये पूरा 1% यही 4 नंबर का है। ठीक है, अगर आप ये ऊपर नहीं करते हो तो अगर ये करते हो तो ये भी 4 नंबर का ही है, कोई भी कर लीजिए। तो यहाँ 2 अंक किसके हैं, 2 अंक, तो यानी कि 2 है ना इसके, 2 बाह्य शक्तियां। तो एक का पहले वाले का 2 हो गया और दूसरा दूसरे के अंदर ये 2 हो गया। इस प्रकार से कहीं आप सोचो कि 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये 2 आंतरिक शक्तियां पूछ रहा है, तो 2 यानी कि ये पहले का 2 नंबर है, दूसरे का 2 नंबर, ये 2 ना। ठीक है, इन दोनों के बारे में अपन को लिखना है। तो चलिए फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनका योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए ये पाठ है पूरे वैज्ञानिकों का ही पाठ है। ठीक है, और इस पाठ में कन्फर्म है 2 वैज्ञानिक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो 2 में से अथवा में है आपको, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जो है, ठीक है, उसका जीवन वृत्त, जीवन परिचय, कि कहाँ जन्म हुआ, उनके माता पिता क्या थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, उनके विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या काम किया। ठीक है, उनका क्या योगदान रहा है। तो इसमें जितने वैज्ञानिक हैं वो सारे विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। और दूसरा है सीवी रमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जीवन परिचय, जीवन परिचय में क्या क्या होता है, उनका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, और उसके बाद में उन्होंने कहाँ कहाँ पर शिक्षाएं ग्रहण की, कॉलेज में, है ना, और उसके बाद में विज्ञान के क्षेत्र में क्या काम। तो ये सारी बातें होती हैं 2-2-4 नंबर का। तो कब एपीजे अब्दुल कलाम जो अपने राष्ट्रपति भी रहे हैं, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को, और इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पाठ भी अपने देखिएगा यहाँ आपको मिलेगा प्रश्न। ये रहा 18 का पाठ। 18 के पाठ में 8वां जो अपने, इसमें इस पाठ में 8 वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप ये पूरा जो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर आप देख पा रहे हो। ठीक है, और इनके द्वारा जो काम किया गया है वो बहुत सारे काम इसमें कि उन्होंने किए हैं। जैसे इन्होंने यहाँ आप देख पा रहे हो, इन्होंने रॉकेट बनाया था नाइकी अपाचे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और यहाँ से बनते हैं। देखो इन्होंने, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश नामक मिसाइलों का विकास किया था। ठीक है, तो ये रहा है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं वो पुरस्कार भी आपको जरूर याद करने हैं, जरूर लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, वैसे ही यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या था इसमें, सीवी रमन के बारे में। चलिए अपन ले चलते हैं आपको पीछे। ये रहा सीवी रमन का, ये रहा सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन के बारे में है कि इनका पूरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। चंद्रशेखर वेंकटन रमन जो है, उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुधिरा पतली शहर में हुआ था। और इन्होंने क्या क्या काम किए वो सारे काम आपको लिखने हैं। रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव क्या होता है इसके बारे में कुछ बताया गया है, देखो ये रहा। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 के अंदर, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और नोबेल पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, ठीक है ना, शांति, इन सब के लिए दिया जाता है। और रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब फैलना। ठीक है, इसकी परिभाषा देखो, ये रमन प्रभाव की परिभाषा बन जाती है। इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव्य में अंत क्रिया होती है जिसके प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, और रमन प्रभाव 28 फरवरी को इसकी खोज की गई थी, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक में से एक प्रश्न कंफर्म आएगा अपने बोर्ड परीक्षा में, और उसमें अपन को उत्तर में यानी कि 4 नंबर का प्रश्न है, इसलिए हमको यानी कि 10-12 लाइन, 15 लाइन तक अपन को इसका आंसर लिखना है। ठीक है, यानी कि इनका जीवन परिचय का 2 नंबर हो गया, और दूसरा विज्ञान में इसका योगदान का 2 नंबर हो गया। तो 2 और 2 4 नंबर का है। इसी प्रकार से सीवी रमन का जीवन परिचय 2 नंबर का, और इसके विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, ठीक है, रमन प्रभाव के बारे में बताना है, ये हो गया। और अंतिम जो क्वेश्चन है इसका, चौथा क्वेश्चन, वो है यानी कि 23 का प्रश्न, सवय स्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। देखो संरक्षण का मतलब था बचाव करना, ठीक है, सुरक्षा करना। अब ये सवय स्थानीय और बहिस्थानीय संरक्षण का मतलब ये है कि जैव विविधता का जो पाठ है, ठीक है, अपना माँ को ले चलता हूँ, पाठ में राग 19 का पाठ, 19 का पाठ है जैव विविधता। और जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से होता है, सवय स्थानीय और बहिस्थानीय। जैव विविधता का मतलब आप समझते हैं पृथ्वी पर जो जीव जंतु, पेड़ पौधों की जो अलग अलग नस्लें या किस्में पाई जाती हैं, वेराइटीज पाई जाती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, वो जैव विविधता है। ठीक है, जीवों के अंदर विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। विविधता या विभिन्नता एक ही बात है।
और देखो सवय स्थानीय संरक्षण का मतलब ये होता है कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु जहां जिस स्थान पर हैं उनको उसी उस स्थान के ऊपर उनका संरक्षण किया जाए, उनको बचाया जाए। ठीक है, उसी स्थान पर रहते हुए रखते हुए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जीवमंडल रिजर्व बनाए गए हैं, ठीक है, अभयारण्य बनाए गए हैं, उन्हीं स्थानों पर उनकी सुरक्षा की जाती है। और आगे देखो कुछ खास बातें भी लिखी हुई हैं। वर्तमान में भारत में 14 जीवमंडल रिजर्व है, 99 राष्ट्रीय उद्यान, 523 वन्यजीव अभयारण्य, 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, अब है दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय मतलब किसी जीव को या पौधे को, जंतु को वहां एक स्थान से उठा करके दूसरी जगह पर लाया जाता है और फिर उसका संरक्षण किया जाता है, उसका बचाव किया जाता है। जैसे उद्यान बनाए गए हैं, वनस्पति उद्यान, बोटनिकल गार्डन जिसको कहते हैं, बीज बैंक है, उत्तक संवर्धन प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है, और जैसे चिड़ियाघर बनाया गया है, एक्वेरियम बनाए गए हैं जहां मछलियों को पाला जाता है, और संकटग्रस्त पादपों जंतुओं के जन्म द्रव्यों, उनके बीज हैं, फल हैं, पराग बीजाणु हैं, उनको सुरक्षित करता है। और पशुओं के जो शुक्राणु हैं उनको निकाल करके उसको कम तापमान पे रखा जाता है, या अंडाणुओं को निकाल करके कम तापमान पे रखा जाता है ताकि वो खराब नहीं होते हैं। जैसे कृत्रिम गर्भाधान पड़ते हैं ना, गाय भैंस जो है आजकल वर्तमान समय में जो वेटनरी वाले जो डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, जब गाय भैंस से जो होती है तो उसको कृत्रिम विधि से उसका गर्भाधान किया जाता है। तो क्या करते हैं, नर पशु के शुक्राणु को निकाल लेते हैं और मादा पशु के अंदर जो गर्भाशय के अंदर उनको प्रत्यारोपित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है, इनका बहिस्थानीय संरक्षण है। इसी प्रकार से जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, उनके शुक्राणुओं को सुरक्षित रख करके, ठीक है, या मादा के अंडाणुओं को सुरक्षित रख करके उनका निषेचन किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके, ठीक है, उनका सुरक्षा की जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वीडियो था ये मोस्टली जो सी सेक्शन था उसके ऊपर था, जिसमें 4 प्रश्न है और चारों के अंदर ही आपको मैंने बताया। बोर्ड परीक्षा में भी आपके सेम ऐसे ही आएगा और चारों के अथवा में आएगा, यानी कि आपको चाहे तो ये ऊपर वाला प्रश्न ये करना है या फिर ये करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर हम जो है सेक्शन डी जो है ये पढ़ेंगे। अब थोड़े बड़े प्रश्न आते जा रहे हैं, ठीक। तो और इसके बाद में कहते हैं ये सेक्शन और ई सेक्शन और है, यानी कि 5 सेक्शन होंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया है, बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में मिल जाएंगे, तो इन प्रश्नों को तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। और जहां कहीं आपको कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखे हैं, आप उन वीडियो की भी हेल्प ले सकते हो, उनसे भी आप इन टॉपिक को समझ सकते हो। ओके, धन्यवाद।